तो देखिए बेटा, अगला अपना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर रहेगा, एक वायर रहेगा जो करंट कैरी कर रहा है, उसको जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो हमारे पास एक कंडक्टर है जो करंट आई कैरी कर रहा है टुवर्ड द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ऑफ कोर्स अगर करंट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ फ्लो हो रहा है तो उस पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फ्लो होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहेगा ऑफ कोर्स इस साइड में रहेगा। ओके, गॉट दैट। अब ऐसा है कि मैं इस कंडक्टर का एक सेक्शन इमेजिन कर रहा हूँ, है ना, जिसका लेंथ कितना है, आपको L दिया गया है। अगर उस सेक्शन को हम इमेजिन करेंगे, मान लो कि चार्ज Q फ्लो हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, चार्ज Q फ्लो हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक इन टाइम t। तो ठीक है, तो मैं ऐसा सिचुएशन में Q इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, I इंटू टी। Q इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, I इंटू टी। एक चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो हुआ, चार्ज ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन होगा इन टाइम t, तो उसका मैं वैल्यू लिख सकता हूँ I इंटू टी। ओके, तो t क्या होता है, तो बोले टाइम क्या होता है, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देन इट विल बी L बाय वी डी। देखो Q इज इक्वल्स टू I इंटू एल अपॉन वी डी। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ओके, गॉट दैट। ये मेरे पास चार्ज की वैल्यू आ गई, I इंटू एल अपॉन वी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो देख रहे होंगे ब्लू, ये इस तरह से नज़र आ रहा है, कुछ एनसर्कल्ड कुछ डॉट है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जब भी कोई चीज़ इस तरह से बताई जाती है, हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है वो करंट हो, या फोर्स भी हो सकता है, इसका मीनिंग ये होता है कि डायरेक्टेड नॉर्मली इनवर्ड्स। डायरेक्टेड नॉर्मली इनवर्ड्स मतलब ये चीज़ जो है नॉर्मली अंदर के तरफ डायरेक्टेड है, और अगर कोई चीज़ इस तरह से आती है, इसका मीनिंग क्या होती है, डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड्स, है ना। मतलब ये जो चीज़ है, जो भी चीज़ होगी, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, करंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, ये नॉर्मली बाहर की तरफ है। तो अब जैसा देखो यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का जो मैंने यहाँ एनसर्कल किया है, उससे क्या जाहिर हो रहा कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ ट्रैवल कर रही है। अच्छा ठीक है, चलो माना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन का आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है, तो मुझे एक बात बताइए फिर क्या लगता है आपको कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ आएगा। अब डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको, बट फिर भी देखो, उस दिन बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी वी, एफ बी वी। सबसे पहले क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ बी, फिर उसके बाद आपके वेलोसिटी के डायरेक्शन को इंडिकेट करो वी, फिर अंगूठे को खोलो एफ। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो फिर यहां क्या गलत दिया हुआ है क्या, बी वी एफ, फिर यहां तो ऊपर दिया हुआ है, ऐसा कैसा, बी वी एफ बराबर, एग्जैक्ट करेक्ट है ये। फिर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ कैसे बता रहा है, हाँ, ये जो डायरेक्शन लेते हैं अपन एफ बी वी लेफ्ट हैंड रूल से, ये लेते हैं फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यहां किसको बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, निगेटिव। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज जो मैं निगेटिव उसको दूंगा, तो वो उसके डायरेक्शन को क्या कर देगा, अपोजिट। तो वो जो फोर्स का डायरेक्शन नीचे आ रहा, वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। आई बात समझ में। तो इसी वजह से मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऊपर के तरफ है। आई बात समझ में, है ना। जो अपन लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं वो पॉजिटिव चार्ज का निकालते हैं, है ना। तो मैंने जो लिया, बी लिया, वी लिया, एफ ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज का आ गया। फिर उसके बाद उसके ऑपोजिट लेना पड़ेगा तुमको, नेगेटिव चार्ज का मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, जो कि ऊपर की तरफ जाएगा। आया समझ में आपने, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा, वो रहता है फॉर्मूला Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। मेरे पास ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है,
ठीक है, v बोले तो क्या हो जाएगा, इसका ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगा और नथिंग एल्स। ओके, इसको लिखो स्केलर फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर Fm इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। Q की वैल्यू डाल दो I इंटू एल अपॉन V, VD इंटू B साइन थीटा। VD हो जाएगा कैंसल, ILB साइन थीटा। देखो ये जो फॉर्मूला आया मैग्नेटिक फोर्स का स्केलर फॉर्म में ILB साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा ये रहेगा I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, इस तरह से लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में, है ना। अब देखो इस सिचुएशन में सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जस्ट ILB, है ना, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके, ILB। और अगर इसको फिर भी वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं ILB एन कैप, ये जरा बोर्ड बुक में दिया हुआ है इस तरह से, हाँ, ILB एन कैप, जहां पर एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। लिख लो। नेक्स्ट रहेगा आर्बिटरीली शेप्ड वायर। ये जस्ट एक बोर्ड बुक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। जैसे ये फर्स्ट आपने एक स्ट्रेट वायर के लिए कैलकुलेट किए, स्ट्रेट वायर को कितना मैग्नेटिक फोर्स फील होगा वो। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द स्ट्रेट वायर, उसका डायरेक्शन भी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दे सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, उसका भी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी तो नहीं रहेगी। अगर एक वायर है जो करंट कैरी कर रहा है, वहाँ वेलोसिटी तो नहीं रहेगी, फिर क्या रहेगी? तो देखो इधर, अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है सर, तो उसके चार्जेस मोशन में होते हैं, तो उसके चार्जेस मोशन में होने की वजह से उन चार्जेस को फोर्स फील होता है। अब वो चार्जेस को फोर्स फील होने की वजह से अल्टीमेटली किसको फोर्स फील होगा? वायर को, और वायर ऊपर या नीचे इधर उधर जाता है। अब ऐसा है कि देखो यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड को फिर से FBI, तो हाँ FBI, तो अगर FBI लिख दूँ मैं यहाँ पे FBI, तो अब देखो यहाँ पर अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक वायर है जो इधर करंट कैरी करके लेके जा रहा है, इस तरफ करंट कैरी करके लेके जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन कर लो आपके तरफ है। तो अब वो पूछेगा कि भाई पता लगाओ कि इसको मैग्नेटिक फोर्स किधर फील होगा। सबसे पहला काम मैग्नेटिक फील्ड, अगला काम करंट, फिर अंगूठा खोलना, तो पता चला फोर्स कहाँ आ रहा है उसको, नीचे के तरफ। जस्ट इमेजिन कि कई करंट वायर, एक करंट कैरिंग वायर है, ऊपर करंट लेके जा रहा है, करंट ऊपर लेके जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मैं इधर ले लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो अब इसे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? सबसे पहले काम मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट करो, इधर है। दूसरा, अब करंट को इंडिकेट करो, इधर है। अब अंगूठा खोल दो इधर ऐसा, तो अब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। इवन आप किसी वायर को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि मैं ये चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स उसको ऊपर लगे, जैसे वायर का वेट उसको नीचे खींच रहा है ना, जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो वायर नीचे गिर जाएगा। मगर मान लो कि किसी करंट कैरिंग वायर को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आने के लिए फिर आपको अगर वायर ऐसा करंट लेके जा रहा है और हम चाहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऊपर रहे, हाँ, ये वायर को ऐसा ले जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर कोई करंट कैरिंग वायर करंट ऐसा लेके जा रहा है, इस तरफ लेके जा रहा है ना, और मैं चाहता हूँ कि भैया मैं इसको हवा में लटका दूँ, हवा में लटका दूँ बिना रस्सी से, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? आप देखो सिंपली क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो इस तरफ, और एक करंट इस तरफ जा रहा, तो उसको मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? ऊपर की तरफ। तो आप बराबर करंट की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेट करो कि आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाना चाहिए, किससे? आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से।
यानी कि एफ बी आई शुड बिकम इक्वल टू व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एम जी, है ना। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी वायर को भी हवा में बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। तो खैर ये था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसके तहत आप पता लगा सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स फॉर एन आर्बिटरीली शेप्ड वायर। आर्बिटरीली शेप्ड वायर कुछ खास नहीं है, जस्ट ऐसी है ये। एक वायर है मेरे पास जो करंट I कैरी कर रहा है। मैंने उसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ है वेक्टर dl। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो इस छोटे से एलिमेंट को जो मैग्नेटिक फोर्स फील होगा नीचे की तरफ होगा फील वेक्टर Fm। तो इसने बोला है कि भैया पूरे आर्बिटरीली शेप्ड वायर को मैग्नेटिक फोर्स कितना फील होगा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप छोटा सा एलिमेंट पकड़ो, इस छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ dl है उसको मैग्नेटिक फोर्स कितना फील होगा। बोलेंगे यार ये मेरे पास तो फॉर्मूला है उसका, I वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर b, I वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर b, ये छोटे से एलिमेंट को जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो। अब अगर छोटे से एलिमेंट को मैग्नेटिक फोर्स इतना लग रहा है तो पूरे वायर को कितना फोर्स लगेगा, तो पूरे वायर को जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ df, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ I वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर b, देयरफॉर वेक्टर f इज इक्वल्स टू I इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर b, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक काम करता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स का यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया मैंने, दैट इज वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर b। बस इतना है आपको, जो बोर्ड बुक में आएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है कि कोई भी आर्बिटरीली शेप वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तीसरा, क्लोज्ड लूप। तीसरा रहेगा क्लोज्ड लूप, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड लूप। तो आपने एक क्लोज लूप कंसीडर किया, उसका कोई भी एक एलिमेंट ले लो छोटा सा, मान लो ये dl, वॉट एवर विल बी द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब मुझे पता लगाना है कि इस क्लोज लूप पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा आपका I इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर b। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्लोज लूप वापस घुमा फिरा के वहीं आने वाले हैं, तो वही क्लोज इंटीग्रेशन होगा। अब आप नोटिस करेंगे फॉर अ क्लोज लूप वेक्टर dl जो होता है वो 0 होता है। किसी भी क्लोज लूप में जब वेक्टर dl करते हैं आप, यानी इसका पूरा सबका वेक्टर सम करेंगे ना, हर एक लेंथ का वेक्टर सम करोगे। जैसे इस लेंथ को अगर मैं बोलूँगा ये आई कैप डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा तो ये माइनस आई कैप में जाएगा, ये जे कैप डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा तो ये माइनस जे कैप डायरेक्शन में आगे जाएगा। मान लो ऐसा कोई भी आपका अगर आप लेते हैं तो सभी करंट एलिमेंट का अगर या एलिमेंट की लेंथ का आप वेक्टर सम करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए फॉर अ क्लोज लूप, किसी अगर क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो भैया उसके पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, 0 होता है ना। कोई करंट कैरिंग लूप को अगर आपने क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कोई भी शेप का, ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर शेप का हो, रेक्टेंगुलर शेप का हो, कोई भी शेप का हो, तो भैया वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स उस पर 0 होगा। ठीक है, हमारे नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट ये है, ये बोर्ड के थोड़े से आए हुए हैं। ये भी क्लोज लूप वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, मगर ध्यान में रखने वाली चीज़ है। चलो हुआ, लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल्स।
एग्जाम्पल्स देखेंगे फिर। मेन ये फॉर्मूला याद रखना, आई एल बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में एल क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। क्या हुआ? हाँ, ये लिमिट्स इस कौन से इसमें, ये जो उसके हिसाब से स्पेसिफाइड रहेगा। अभी तो कुछ नहीं बोल सकते ना, तो रैंडम लिया हुआ वायर है ना। अगर कोई सिचुएशन दी जाएगी जो उसके हिसाब से स्पेसिफाइड रहेगा, वो लिमिट्स आएंगी। जैसे मान लो कि भैया एक वायर ऐसा दिया वैसे, और आपने एलिमेंट यहाँ से लिए, है ना, या फिर ये वाला एलिमेंट यहाँ आपका एलिमेंट लिया आपने, तो फिर आप एलिमेंट्स देंगे 0 to L, है ना। वो जो स्पेसिफाइड रहेगा वो खास बात तुम्हारे को नहीं आने वाला वो, है ना। इसका टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये सिर्फ बोर्ड की थ्योरी के लिए है। ये बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे आ जाएगा, थ्योरी में वो भी आ नहीं सकता, मेरे को भी नहीं लगता ये आएगा करके, नॉट सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, है ना। मगर पढ़ाना मेरा फर्ज है इसको, तो मैंने पढ़ा के दे दिया आपको। आएगा तो ओनली बोर्ड की थ्योरी में आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा, है ना। तो उस चीज़ को लेकर टेंशन मत लीजिए आप। आपको ये है मेन जो ध्यान देना है इस पर, ये है बस 2 फॉर्मूले। क्या हो गया इसकी? तो बड़ा, अब इसकी स्पीड का कौन समझे पता नहीं। कौन सा? वो मर गया वो। कल तो थोड़ी देर पहले, कल तो चल भी नहीं रहा था। मैं एक सिंपल सॉल्यूशन सोच रहा, मैं ये रिकॉर्डिंग्स बंद कर देता, है ना। रिकॉर्डिंग बंद, वैसे भी आपके कोई काम में आ नहीं रही हो, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता, रिकॉर्ड करना, है ना। अरे नहीं, सिंपल है, फिर क्या करेंगे। अब देखो वो खुला रख के कर नहीं सकते रिकॉर्डिंग, है ना। अब रिकॉर्डिंग बंद कर देते फिर वो बर्दाश्त करना पड़ेगा अपने, फिर वो उसका ऐसा है, रिवीजन मारो गोली। चलो हुआ गया। किसको? चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। जाओ, चलिए इधर ध्यान दीजिए। A straight wire, अबे इधर ध्यान दो, of mass 300 ग्राम and length 2.5 meter carries a current of 3.5 ampere. Full stop. It is suspended in mid-air. It's suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field, capital B, full stop. What is the magnitude of field? What is the magnitude of field? देखो क्या दिया हुआ है,
एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर है जिसका मास 300 ग्राम है, 300 ग्राम यानी कि 0.3 किलोग्राम, और उसकी जो लेंथ है इट इज़ अराउंड 2.5 मीटर्स, कैरीज अ करंट I इक्वल्स टू हाउ मच 3.5 एम्पियर्स। वो हवा में लटका हुआ है, हवा में लटका हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, वायर का तो वेट तो हमेशा नीचे ही रहता है ना, तो उसका वेट उसको नीचे खींच रहा होगा, मगर मैग्नेटिक फोर्स उसे ऊपर खींच के उसे बैलेंस कर रहा होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू mg। देखो इधर, ध्यान दो इधर, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, IBL mg, B इज इक्वल्स टू mg अपॉन I इंटू L। अरे भाई इधर ध्यान दो, इधर आता कुछ नहीं तुमको। फिर यहाँ देखे क्या, अब वायर हवा में लटका हुआ है, इसका मतलब क्या कि नीचे तो हमको पक्का मालूम है नीचे का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ऊपर क्या लग रहा होगा उसको, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला IBL साइन थीटा। आई थिंक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सॉरी नॉर्मली इंसिडेंट है, दिया हुआ नहीं है, मगर अगर नहीं दिया हुआ है, एंगल भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो अपन ये मान के चलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लेंथ को कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो इस सिचुएशन में mg अपॉन IL। अब m कितना है बेटा 0.3, g कितना है 10, करंट कितना है 3.5, लेंथ कितना है आपका 2.5। अब देखिए बेटा कितना आ रहा है, फिर ये कैलकुलेशन करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। फोर हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2.4 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 1.2, 1.2 डिवाइडेड बाय 3.5, 1.2 डिवाइडेड बाय 3.5, कितना आ रहा 1. ये हो क्या रहा इसको अपने आप, थ्री 3.5, हाँ कितना आ रहा 0.34 बराबर, ये आएगा 0.3428 टेस्ला, 0.3428 टेस्ला। दिस इज योर आंसर। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। उठाओ बेटा, नेक्स्ट a straight wire of length 2 meter, of length 2 meter carries a current of 10 ampere, full stop. If this wire is placed in a uniform magnetic field, of 0.15 Tesla, making an angle of 45 degree with the magnetic field, comma, the applied force on the wire is, the applied force on the wire is, बोलिए क्या आएगा, देखिए हाँ, the applied force on the wire is, so let's go for that. As we can see, the wire is of length 2 meters and it is carrying a current of 10 amperes.
It is subjected to a magnetic field of 0.15 Tesla at an angle of 45 degree. And what we need to calculate is magnetic force it will experience. So as we know, magnetic force can be given as IBL sin theta, and we got IBL and theta as well. What is the value of I? It's 10 ampere. What is the magnetic field? It's 0.15 Tesla. What about the length? It's 2 meter. And what about angle theta? That is 45 degrees. So it can be written as sin 45. 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये सब मिलाकर कितना हो जाएगा? 3/√2. 1/√2 कितना होता है? 3/√2. 3 मल्टीप्लाई बाय 0.7071 कितना होगा? 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 का 1, कैरी 3 0 1 1, सॉरी 2.1 होगा फिर 2.1213 है ना, 2.1213 ये आएगा न्यूटन. ठीक है, नोट करो. बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, सब घिसे पिटे ये है, बहुत इजी क्वेश्चंस है इस पे. Next, a current of 10 ampere is flowing in a wire of length 1.5 meters. Full stop. A force of 15 Newton acts on it when it is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. Full stop. The angle between magnetic field and the direction of the current is, the angle between magnetic field and the direction of the current is, magnetic field और direction of current के बीच में का क्या एंगल होगा? I कितना है? 10 amperes. Length of the wire 1.5 meters. फोर्स कितना लग रहा है उसको? 15 न्यूटन. मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2 टेस्ला. थीटा उसने पूछा है. F इज इक्वल्स टू क्या होता है? IPL साइन थीटा. फोर्स कितना लग रहा है उसको? 15 न्यूटन का. I कितना है? 10 एम्पियर. पानी है? पी लो. मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2 टेस्ला. लेंथ कितना है? 1.5 साइन थीटा. तो 15 और ये हो जाएगा 30 साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2. थीटा इज इक्वल्स टू फिर हो जाएगा 30 डिग्री. थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. बंद कर, बंद कर. ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. लिख लो. बोलो थोड़ी देर के लिए.